गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आप लोग क्लास में पढ़ाए थे फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक। क्लास में 5 नंबर के थ्योरम कल क्लास में हुआ था। हमको उम्मीद है आप लोग लिखे भी होंगे और समझ में भी आया होगा। बैठ कर घर पर देखिए, उसको याद कीजिए, पढ़िए, समझिए। समझ नहीं आता है तो किताब खोल के देखिए, उसमें ढूंढिए, उससे टैली कीजिए, मिलता है कि नहीं मिलता है। जिस डाउट, जिस लाइन में, जिस पंक्ति में, जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में पूछिए या मैसेज कर दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है। हमको उम्मीद है कि एकदम स्लो पढ़ाते हैं। बोर्ड का जो पहले बोर्ड चमकने वाला आपको जो प्रॉब्लम था वो समाप्त हो गया, साफ साफ दिखाई दे ही रहा, चमक नहीं रहा है, आवाज़ स्पष्ट रूप से जा ही रही है। तो कहीं ना कहीं आपका सारी समस्या जो है दूर हो गई। छुट्टी में आप छुट्टी मनाते होंगे। पहले बहुत सारे लड़के बैठ कर पढ़ते थे, अब धीरे देख रहे हैं कि पढ़ना आप लोग बंद कर दिया या नहीं पढ़ पा रहे। मोबाइल का उपयोग कीजिए, घर पर बैठकर मोबाइल को देखिए, पढ़िए, क्लास को अटेंड कीजिए। अटेंड करने के बाद टॉपिक जो बोर्ड पर जो सर पढ़ाते हैं सही पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, ताकि आपके पास पढ़ाया हुआ मैसेज आपके पास जाए, आप कॉपी में लिखो, समझो। तो कल एक क्लास में आपके एक हेडिंग किए थे, याद कीजिए, पिछले क्लास में फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। हिंदी में बोलते थे, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। 5 नंबर में थ्योरम समझा के पिक्चर बना के कॉपी में लिखाए थे। आप बार बार देखना, समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में लिखा है कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रत्येक लाइन आपको समझ में आ जाए। तो वह 5 नंबर के थ्योरम एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन बैंक है आपके पास, उठा कर देखिए, क्वेश्चन बैंक में पूछा भी गया है। अब आपका काम क्या है, बैठ कर उसको देखना, याद करना, बार बार प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ताकि आपके दिमाग में वो हमेशा बात रहे, आप भूले ना। अब क्लास में रहते तो आपसे पूछा जाता या डिस्कस किया जाता या आपको बोर्ड पर बुला कर सिद्ध कराते। अब क्लास तो है नहीं कि आपसे पूछा जाए या बोर्ड पर बुलाया जाए या आपको डांटा जाए या आपको बोला जाए। अब डांटने वाला काम, बोलने वाला काम समाप्त हो गया। अब आप अपने घर पर बैठकर खुद पढ़िए, अपने गार्जियन खुद बनिए, खुद देखिए आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना कैच कर रहे हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है। हम लोग काम क्या है, बस यहाँ पर हर टॉपिक को बोर्ड पर लिखना, 1 बार 2 बार 3 बार बोलकर समझाना। आपका काम है उसको देखकर लिखना, बार बार प्रैक्टिस करना, याद करना। तो कल क्लास था फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। आज चलते हैं, ये थोड़ा सा समझाएं ताकि आप घर पर बैठ कर पढ़े, बार बार उसको देखें कि बाद में ना कहें कि सर आप नहीं समझाए या नहीं बोले। अब मोबाइल पर ही समझाते हैं, ऑनलाइन ही क्लास में बता रहे हैं, ताकि आपका दिमाग कुछ कैच करे या घर पर बैठ कर पढ़ पाए। अब आपकी मर्जी, पढ़िए, देखिए। आज का टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन। तो आज कल था एक्सियल पोजीशन, आज है इक्वाटोरियल पोजीशन। तो कल देखे थे, अब आज दूसरा टॉपिक देखते हैं। आराम से देखिए, पेशेंस फुल होकर देखिए, प्रत्येक लाइन समझ में आएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पहले हेडिंग करके उसके बाद समझाते हैं। आज का टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल in equatorial position। ये थोड़ा सा देखते हैं आता कि नहीं आता। थोड़ा सा आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, इसको इधर लिखते हैं। इन इधर दिखाई नहीं दे रहा है, इधर लिखते हैं। ये है ई क्यू यू इक्वा ए टोरियल पोजीशन। हिंदी में इसको बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल ई क्यू यू ए टी ओ आर आई एल इक्वाटोरियल पोजीशन। आपके किताब में दिया हुआ इक्वाटोरियल पोजीशन का दूसरा नाम बोर्ड साइड ऑन पोजीशन, BROAD बोर्ड साइड ऑन पोजीशन। तो बोर्ड साइड ऑन पोजीशन कहिए या इक्वाटोरियल पोजीशन कहिए, बात एक ही है। इसको हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र तीव्रता का बिंदु, ये आपका टॉपिक है। एक एक टॉपिक करके आपका पूरा टॉपिक निकल रहा है। कल या परसों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक जो है चार्ज एंड इंटेंसिटी समाप्त हो जाएगी। समाप्त होने के बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अब यहां तक समाप्त हो गया है, तो समाप्त करना केवल गुण नहीं है। क्लास में रहते तो अब तक गॉस थ्योरम शुरू हो गया रहता। अब बोर्ड पर लिखने के कारण जो है टाइम अधिक लगता है, धीरे धीरे बोलना पड़ता है ताकि आवाज आपके पास स्पष्ट रूप से जाए। आराम से लिखते हैं ताकि आपको प्रत्येक जो है वर्ड साफ सुथरा दिखाई दे। धीरे धीरे समझाते हैं ताकि आप क्लास में नहीं हो, घर पर मोबाइल से पढ़ते हो, तो धीरे धीरे समझाएंगे तो 1 बाय 1 के प्रत्येक स्टेप को देखोगे तो समझ में आएगा। आपकी समस्या को दूर करने के लिए इतना स्लो पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आए, आपका मन जो है पढ़ाई में लगे। नहीं तो जल्दी जल्दी पढ़ाना रहता, जल्दी से सिलेबस खत्म करना रहता, तो अब तक ये गॉस थ्योरम खत्म हो गया रहता। तो आपकी समस्या उत्पन्न ना हो, आपके पास समस्या क्रिएट ना हो, इसके लिए जो है ये प्रत्येक लाइन को एकदम स्लो लिखते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बोलते हैं ताकि आपको समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। कल वाला थ्योरम 1 से लिखे थे, आज दूसरा थ्योरम है फील्ड इंटेंसिटी। आपको दिखाई दे रहा बोर्ड पर, हम पढ़ भी देते हैं ताकि आपको सुनाई भी दे। क्लास में रहते तो आप लोग पूछ लेते हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं कि ताकि दिखाई ना दे रहा हो या वर्ड जो है
समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल देते थे कि क्वेश्चन को जो है उसको कैच कर लो, या उसको पकड़ लो, या उसको समझ लो, या उसको सुधार लो। तो फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन, हिंदी बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक है तो निकाल कर देखिए कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। हम जानते हैं कि बहुत लड़के ऐसे होंगे या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो घर में बैठ के नहीं पढ़ते होंगे, ध्यान नहीं देते होंगे, कहते होंगे क्लास खुलेगा तो पढ़ेंगे। जो इतना निकल चुका है, जितना पढ़ा देते हैं, फिर दोबारा कहाँ से पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप घर पर बैठ कर ध्यान से देखिए, पढ़िए, ताकि बाद में आप क्लास में आए, सुन में आए। टाइम पास कीजिएगा, आराम कीजिएगा, क्लास नहीं कीजिएगा, पेपर नहीं देखिएगा, कॉपी नहीं पलटिएगा, कॉपी में किताब नहीं देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है धीरे धीरे जो है पढ़ने से आपका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, पढ़ाई में आपकी रुचि कम हो जाएगी, तो बाद में पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए आप बार बार पढ़ाई को देखिए, किताब देखिए, कॉपी देखिए, क्लास मोबाइल से ऑनलाइन से कीजिए, ताकि आपका दिमाग जो है पढ़ाई में स्थिर रहे, आपको पढ़ाई में मन लगे और प्रत्येक टॉपिक को आप लोग देखें। तो इसको सिद्ध करते हैं, आप आराम से देखिए। पहले पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर समझ में आ गया तो ये आपका थ्योरम समझ में आएगा, पिक्चर समझ में नहीं आएगा, थ्योरम समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले पिक्चर देखिए, यह रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप जानते हो जब दो समान एवं विपरीत आवेश, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा माइनस क्यू और ये रहा आपका प्लस। अब जानते हो डाइपोल का बीच की दूरी क्या होती है, 12 होती है। ये रहा डाइपोल का मध्य बिंदु। टॉपिक हेडिंग भी किया गया है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण ये विद्युत द्विध्रुव यहां से यहां तक हो जाएगा, ए से ओ के बीच की दूरी l, ओ से बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा l, टोटल डिस्टेंस डाइपोल हो जाएगा 2l। क्या हो जाएगा 2l। अब जो है 2l जो है बीच की अर्ध दूरी हो गया। ये रहा दो असमान आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब ए बी जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का व्यंजक, इसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में इंटेंसिटी का व्यंजक ज्ञात करना है। तो कल पढ़ाए थे अक्षीय स्थिति में, आज है निरक्षीय। तो फिर निरक्षीय है क्या, तो परिभाषा सुनिएगा। किसी डाइपोल के केंद्र के अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है, और उस रेखा पर स्थित कहीं भी बिंदु निरक्षीय स्थिति या इक्वाटोरियल पोजीशन के नाम से जाना जाता है। इस डाइपोल के लंबवत, ये देखिए लंबवत है, डाइपोल के लंबवत खींची गई रेखा जो होता है वह निरक्षीय रेखा कहलाता है। तो यह निरक्षीय रेखा हो गया, और निरक्षीय रेखा पर स्थित कहीं भी बिंदु निरक्षीय पोजीशन या इक्वाटोरियल पोजीशन या निरक्षीय स्थिति के नाम से जाना जाता है। ये रहा निरक्षीय स्थिति, इसका नाम देते हैं बिंदु P। क्या नाम है, बिंदु P। और यहाँ पे चार्ज रखा जिसका नाम है एकांक धरावेश +1 चार्ज यहाँ रखे, क्यों, ताकि एक बार यह माइनस क्यू आवेश इस बिंदु P पर बल लगाए और एक बार यह प्लस क्यू आवेश इस बिंदु P पर बल लगाए। माइनस क्यू आवेश बिंदु P पर बल लगाएगा, एकांक धरावेश पर बल लगाएगा, तो वह लगने वाला बल उस बिंदु P पर का इंटेंसिटी कहलाएगा। अब प्लस क्यू आवेश बिंदु P पर बल लगाएगा तो वह लगने वाला बल उस बिंदु P पर का इंटेंसिटी कहलाएगा। अर्थात यहाँ भी दो इंटेंसिटी उत्पन्न होगी, एक EA और एक EB। कल आप पढ़ाए थे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्लास, कल क्लास में पढ़ाए थे कि एक EA क्या है और EB क्या है। क्लास पढ़े होंगे, देखे होंगे, समझ में आएगा। क्लास को कल नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे, प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, नहीं समझेंगे, तो आज भी समझ में नहीं आएगा, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये रहा निरक्षीय स्थिति रेखा, और निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P, और यह बिंदु P जो है निरक्षीय स्थिति के नाम से जाना जाता है। अब इस बिंदु P पर एक एकांक धरावेश रखा गया है जिसकी दूरी बिंदु O से क्या है, R है, और ये क्या इस पर लंबवत है।
कोई पूछे ओ से बिंदु P की दूरी क्या है तो R है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक बार P से A को मिला देते हैं और एक बार P से B को मिला देते हैं। जितनी दूरी A से P की है उतना ही दूरी B से P की है। दोनों का डिस्टेंस क्या है, समान है, तो क्षेत्र तीव्रता भी एक समान होगी। अब जानते हैं कि माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर उत्पन्न इंटेंसिटी का जो उत्पन्न होगी वह कहलाएगा, उसकी दिशा होगी P से A की ओर, और माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर उत्पन्न इंटेंसिटी कहलाएगी क्या, तो वेक्टर EA क्या कहलाएगा, वेक्टर EA जो है वह माइनस क्यू द्वारा बिंदु P पर लगने वाला बल इस बिंदु P पर क्या EA कहलाएगा, जिसकी दिशा होगी क्या, तो P से A। और बिंदु P पर रखे हुए आवेश का बिंदु P पर जो है बल लगेगा, तो इस प्लस क्यू आवेश का बिंदु P पर लगने वाला बल इस बिंदु P पर का इंटेंसिटी का, इसका नाम है वेक्टर EB। ये देखिए ये रहा आपका वेक्टर ये रहा, इसकी दिशा B से P, इसकी दिशा हो गया ये का P से A। तो इस बिंदु P पर कितने इंटेंसिटी उत्पन्न हो गया, दो, एक वेक्टर EA और एक वेक्टर EB। वेक्टर EA जो है वो बिंदु A पर रखे माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता है, अब वेक्टर EB जो है वो प्लस क्यू आवेश का बिंदु P पर रखे बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक है। तो यहाँ पर दो इंटेंसिटी उत्पन्न हो गई, एक EA माइनस क्यू आवेश का, एक है EB प्लस क्यू आवेश का। अब इस बिंदु P पर आपको दोनों जो इंटेंसिटी EB और EA उत्पन्न हो गया है, तो आपको इस बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। साथ ही माना कि यह डाइपोल जो है, यह बिंदु P जो है डाइपोल के साथ क्या है, थीटा कोण पर झुका है, यह थीटा है तो भी थीटा होगा क्योंकि दोनों की दूरी समान है। यहां से यहां तक L है, यहां से यहां तक R है, तो ये रहा त्रिभुज बना AOP, मतलब तो AOP में यह आधार दिया है L, लंब दिया है R, तो आपसे पूछे कर्ण क्या हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कर्ण बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, H बराबर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी हो जाएगा उतना ही, ये L है और ये आधार L है, लंब R है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, सेम टू सेम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यह डाइपोल जो है बिंदु P के साथ थीटा कोण बनाता है, तो यह थीटा कोण जो है ये भी थीटा है, ये भी थीटा होगा, क्योंकि बिंदु P से A की दूरी और B की दूरी क्या समान है, जितना मान EA का होगा उतना ही मान का होगा EB का होगा, अर्थात ये जो है EB के बराबर है, क्यों, तो डिस्टेंस एक समान है। अब इस बिंदु P पर एक बार EA एक बार EB के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये रहा इसका परिणामी सदिश वेक्टर E, ये रहा परिणाम, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, यही आपको निकालना है, एक बार EA का एक बार EB का। अब यह कोण थीटा है, ये कितना हो जाएगा, थीटा क्यों, एकांतर कोण से पढ़ाया गया 9th क्लास में, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यह थीटा है तो भी क्या होगा थीटा। अब यह थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा, क्यों, संगत कोण से। तो अब टोटल एंगल कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक थीटा, यहां से यहां तक थीटा, टोटल एंगल कितना हो गया 2 थीटा, कितना हो जाएगा 2 थीटा, ये टोटल एंगल हो गया 2 थीटा। अब इसे हमको यह वेक्टर E का मान ज्ञात करना, और वेक्टर E जो है वह परिणामी सदिश है। इसका अर्थ ये हुआ कि परिणामी सदिश जो है इस बिंदु P पर
रिजल्टेंट के नाम से जाना जाएगा। अब यह रिजल्टेंट ज्ञात करना है, क्या होगा, इसके लिए हम यहाँ पर एक आकृति का निर्माण करेंगे, एक रचना करेंगे, ताकि वह इस वेक्टर ई को परिणामी सदिश के रूप में शो करे, प्रदर्शित करे। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसके समानांतर, इसके समानांतर पीए के समानांतर यहाँ खींचते हैं, पीए के समानांतर किताब में दिया, वो देखिएगा आप लोग, किताब में बनाया, देखिए किताब में समझाया नहीं है। तो ये हो गया एक बार जो हम खींचे है ईबी से, यह है पीए के समानांतर। एक बार खींचेंगे इस पीईबी के समानांतर, इसके समानांतर यहाँ खींचा गया, तो यह इसके समानांतर है, देखिए हो गया। अब इसके समानांतर ईबी के इसके समानांतर यहाँ खींचेंगे, ये देखिए, इसको हटाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं। इसका नाम देते हैं सी और इसका नाम देते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहां पर एक चतुर्भुज बन गया। कौन चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। क्यों, क्योंकि यह जो आपको वेक्टर ई ईबी दिखाई दे रहा है वह पीए के समानांतर है, और यह वेक्टर ई डी दिखाई दे रहा है वह पीसी के समानांतर है। अर्थात यह इसके समानांतर है और यह इसके समानांतर है, तो यह समांतर चतुर्भुज बन गया। याद कीजिए, पढ़ाए थे समांतर चतुर्भुज के नियम में कि यदि दो सदिश किसी चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं हो, तो उन दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से खींचा गया विकर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के नियम को सदिश के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम के नाम से जाना जाता है। वेक्टर r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। फर्स्ट ईयर में आपको वेक्टर में पढ़ाए थे, याद कीजिए। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये दो सदिश किसी चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं हो, तो उन दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से खींचा गया विकर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के नियम को सदिश के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम से नाम से जाना जाता है। अर्थात वेक्टर r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। देखिए, तो यह भी समांतर चतुर्भुज बना है, जिसका विकर्ण क्या है, ई है, वेक्टर ई है। अब यह विकर्ण ही इस चतुर्भुज का परिणामी सदिश है। आपको इसी का मान ज्ञात करना है कि यह वेक्टर ई बराबर मान क्या होगा। इसका मान होता है वेक्टर ई बराबर परिणामी सदिश है वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³। ये रहा इक्वेटोरियल पोजीशन में या बोल्ड साइड ऑन पोजीशन रैखिक स्थिति में इंटेंसिटी का व्यंजक, जो इस पिक्चर की सहायता से सिद्ध हो जाएगा। और यह वेक्टर ई जो है, यह विकर्ण जो है, यही परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है, जिसका व्यंजक होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³। अब इस पिक्चर की सहायता से सिद्ध कर देना है कि यह कैसे आएगा। एक काम कीजिए, आप पिक्चर को आराम से समझ बनाइए। एक बार हम बोल देते हैं, सुन लीजिए। माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसके बीच की दूरी 12 है। डाइपोल के मध्य बिंदु O से r बिंदु P पर +1 चार्ज रखा गया है। बिंदु A पर -q आवेश का उत्पन्न इंटेंसिटी का नाम वेक्टर E है। बिंदु P पर रखे +q आवेश का बिंदु P पर उत्पन्न इंटेंसिटी का नाम वेक्टर EB। डाइपोल के साथ, यह डाइपोल जो है बिंदु P के साथ थीटा कोण बनाता है। एक बार हमने PC के समानांतर रेखा खींचा ED, PA के समानांतर रेखा खींचा EC, यह इसके समानांतर हो गया, यह इसके समानांतर हो गया। अब यह थीटा है, तो ये भी थीटा हुआ एकांतर कोण से। यह थीटा है, तो भी थीटा हुआ संगत कोण से। टोटल एंगल हो गया 2 थीटा। अब इस वेक्टर ई का परिणाम, ये वेक्टर ई जो है इस चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का परिणामी सदिश कहलाएगा। और यही आपको व्यंजक ज्ञात करना, वेक्टर ई बराबर क्या हो, तो इसका मान यहाँ दिया गया। वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r, उसको सिद्ध कर देना है इस पिक्चर की सहायता से। यहाँ से यहाँ तक O से A से दूरी L है, यहाँ तो ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा √r² + l²। फिर यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक R है, तो ये हो जाएगा √r² + l²। अब इस पिक्चर की सहायता से आपको इंटेंसिटी का व्यंजक ज्ञात करना। पिक्चर बनाइए।
जल्दी बनाइए। पिक्चर बन गया। इसको नहीं लिखना है, इसको सिद्ध करना है, इसको भी मत लिखिए, केवल पिक्चर बनाना है। मिटा है। चलिए बोर्ड पे देखिए, यहाँ लिखे प्रूफ। माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसकी बीच की अल्प दूरी 2L है। डाइपोल के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। हो गया। इसीलिए सेम टू सेम कर लो, प्रोसेस कर सिद्ध किए थे, अक्षीय स्थिति में सेम टू सेम हुई। -q आवेश के कारण, देखिए आराम आराम से लिख रहा है ताकि आपको समझ में आए। कोई दिक्कत हो तो बार बार देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। -q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता, एक बार -q आवेश का बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे तो उसका नाम क्या जाएगा, वेक्टर EA। कल पढ़ा जाए वेक्टर E बराबर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कितना, दूरी कितना है, यहाँ से P से एक दूरी कितनी है, तो रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यह उसका डिस्टेंस है का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसीलिए वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ PA के अलॉन्ग, ये रहा आपका डायरेक्शन। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसीलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर। अब प्लस q है, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र तीव्रता वेक्टर EB बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, सेम टू सेम वही, रूट अंडर डिस्टेंस EB का और EA का डिस्टेंस एक बराबर है, समान है, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। रूट हट के बाद जितना EA का मान होगा उतना EB का मान, क्यों, दूरी एक समान है तो जितना मान
ई ए का होगा उतने मान वेक्टर ई बी का होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इस इधर बोर्ड जो है फुल हो गया है, तो इस पिक्चर को आपकी कॉपी में लोड होगा, तो कॉपी में लोड कर लिए होंगे, तो इसको हटा देते हैं। आप बुक में देखिए, यहाँ लिखना जगह नहीं है। अब यहाँ आइए, अतः ये हो गया ये का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया ईबी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां आते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र तीव्रता, परिणामी क्षेत्र तीव्रता किस नियम से? तो समांतर चतुर्भुज के नियम से। अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र तीव्रता समांतर चतुर्भुज के नियम से। आप पिक्चर देखिए, समांतर चतुर्भुज का नियम बना है, और जो परिणामी सदिश है वह समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को शो करता है, और वह विकर्ण ही उस चतुर्भुज का परिणाम है, उसी का आपका मान ज्ञात करने में लिखा है। अतः बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र तीव्रता समांतर चतुर्भुज के नियम से। क्या होता है समांतर चतुर्भुज के नियम? बोलिए तो ये पढ़ाए थे फर्स्ट ईयर में। वेक्टर r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वहां भुजा a था तो a, b था तो b, यहाँ भुजा क्या है? ea है, और एक भुजा क्या है? eb है। तो परिणामी सदिश का चतुर्भुज का नियम हो जाएगा वेक्टर e बराबर रूट अंडर, ये देखिए यहाँ भुजा a था तो ये ea का स्क्वायर प्लस eb का स्क्वायर प्लस 2ea इंटू eb cos थीटा। अब यहां ये, अब ea का मान, अच्छा आप देखिएगा ea का मान जो है eb के बराबर है, लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में देता है, देख लीजिए वेक्टर ea बराबर वेक्टर eb। क्यों? दोनों का डिस्टेंस एक समान है, तो जहां जहां eb है क्या हम मान सकते हैं ea, तो ea का स्क्वायर प्लस, अब फिर यहाँ पर eb ea के बराबर, फिर यहाँ ea का स्क्वायर प्लस 2ea इंटू ea इंटू कॉस कितना? थीटा का मान कितना था पिक्चर में? 2 थीटा या कॉस 2 थीटा। अब ये देखिए यहाँ एक ये, फिर यहाँ एक ये, दो 2ea स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जो है 2ea स्क्वायर प्लस यहाँ जो है फिर 2ea स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा। एक ea का स्क्वायर, फिर एक यहाँ ea का स्क्वायर, 2ea स्क्वायर, फिर ea में ea स्क्वायर, 2ea स्क्वायर इंटू cos थीटा के cos थीटा। ये रहा समांतर चतुर्भुज का नियम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ e का मान eb के बराबर है, इसलिए यहाँ पर e जब पर ea, फिर eb जब भी ea, क्योंकि e बराबर eb, तो ये हो गया 2ea स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 2 थीटा। दोनों में 2ea स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लीजिए, 2ea स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। इसमें 2e स्क्वायर बाहर निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 2e स्क्वायर यहाँ बचेगा cos थीटा। फॉर्मूला आपको सब पढ़ाया है फर्स्ट ईयर में, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा।
ये आपका सूत्र है। आप ट्रिगो में पढ़े होंगे 1 + cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इस फार्मूला को जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर इंटू cos 2 cos स्क्वायर, इसके जगह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 EA स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूट हट जाएगा तो बचेगा, रूट से बाहर आया तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा EA और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा पर कॉस थीटा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ये रहा आपका वेक्टर E का मान। वेक्टर E बराबर 2 वेक्टर EA कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक फिजिक्स था। अब फिजिक्स का काम खत्म हो गया, एक लाइन और बचा है। बोर्ड जो है भर गया, बोर्ड को साफ करते हैं। इसको लिख लिया आप लोग, इसको लिख लिया है, इसको मिटाते हैं। आप मोबाइल को जो है रोक कर देख लीजिए। अभी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी बाकी है। अब देखिए इक्वेशन 3 में आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर E बराबर 2EA cos थीटा। एक बार हम E का मान इक्वेशन 1 से देख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। cos थीटा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम त्रिभुज का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल AOP में क्या दिखाई दे रहा है, हम cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए ट्रायंगल में आपको दिखाई पिक्चर बनाए थे, तो त्रिभुज आता है AOP लिख सकते हैं cos थीटा बराबर b/h। तो b का मान कितना था, नीचे b/h। तो b का मान कितना दिया था, आधार कितना दिया था, बेस। तो बेस दिया था l। h का मान कितना था, देखिए त्रिभुज में तो AOP में बेस का मान दिया था l और h था, कर्ण था, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इन था। तो ये हो गया ट्रायंगल AOP से cos थीटा बराबर l बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अर्थात cos थीटा बराबर b/h। ट्रायंगल AOP देखिए, AOP में b का मान l है, h का मान रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 लिखेंगे, 1 2 एक बराबर है तो कौन रखिए, 1 रखिए या 2 रखिए, बात है क्या 1। उसके बाद उसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। 1 3 एंड 4। इक्वेशन 1 2 और 3 देखिए, एक में ये का मान यहाँ दिया है तो यहाँ ये का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर E बराबर, यहाँ देखिए 2 की जगह पर 2, ये का मान समीकरण 1 से क्या दिया था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा, समीकरण 4 से 4 बोलिए, 1 से ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 से ये लिखे E बराबर 2a, 3 से हो गया, और 4 से क्या है तो cos थीटा का मान q बाई, ये हो गया पूरा लिखिए 3 से q बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू वेक्टर E जगह वेक्टर E, 2 की जगह पर 2, वेक्टर E की जगह पर समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका cos का मान l बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आगे बढ़िए, ये जो है 2 इंटू 1 बाई, ये फॉर्मूला हो गया, देखिएगा ऊपर 2 इंटू क्यू इंटू एल। तो पढ़ाए थे इसके P बराबर Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। तो P बराबर Q इंटू 2L, तो इस 2 इंटू क्यू इंटू एल पर P लिख सकता है, तो जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या हो जाएगा P बाई, P कहां से आ गया, तो 2 इंटू क्यू इंटू एल
2 इंटू क्यू इंटू एल, जहाँ पर क्या हो गया पी, यानी 2QL खत्म हो गया, ऐसे क्या हो गया पी, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा गुना हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर का रूट हटेगा तो 1/2। अब ये गुना का संबंध हो गया, आधार दोनों का बेस सेम है, अब जानते हैं गुना पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ इसका पावर कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना है यहाँ पर, तो 1/2 कितना है, 1/2। यहाँ कितना पावर छुपा है, तो 1 छुपा है, तो पावर जुटेगा 1/2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा 1/2 प्लस 1, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3, 3/2। अब यहां लिखेंगे चूंकि डाइपोल बहुत छोटा है, इसीलिए एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन क्या, आर स्क्वायर, कल वाला बात, तो इसीलिए एल स्क्वायर क्या होगा, तो नगण्य होगा, अर्थात यहाँ अब एल स्क्वायर कोई भूमिका नहीं होगी। यहाँ आते हैं, इसको भी क्या है, इसको लिखिए आप लोग, तब हो जाएगा यहाँ से एल स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रहा आपका रिजल्ट, इसीलिए वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, ये आपका रहा निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, कल एक्सेल में पढ़े थे कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, आज निरक्षीय में आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, तो हम कह सकते हैं, इसीलिए E एक्सियल जो होता है, E एक्सियल जो होता है वह दुगुना होता है किसके, E इक्वाटोरियल के। इसका अर्थ ये हुआ कि अक्षीय स्थिति में प्राप्त क्षेत्र तीव्रता का मान निरक्षीय स्थिति में प्राप्त क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, दुगुना होता है। एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, इसको याद रखिएगा। अब शुरू से लेके अंत तक 1 बाय 1 क्वेश्चन को 1 बाय 1 हर लाइन को बोले हैं, समझाया है। अब हमको उम्मीद है आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रत्येक लाइन समझ में आया होगा। आप कॉपी में लिखिए, एक बार उसको बैठ कर बनाइए, अपने आप सिद्ध कीजिए, समझ आ जाएगा। आज इतना टाइम हो गया, कल आते हैं तो पढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट।